हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 सिविक्स और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, कैसी सिचुएशन में बनाया गया, क्या क्या स्पेशल उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए, क्यों ऐड किए गए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन ने कल देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं उसी सीरीज़ में आगे। अपन उसमें पढ़ रहे थे कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट बनाते हैं वर्ल्ड में। तो उसी सीरीज़ में जो फिफ्थ नंबर का जो फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब आप क्या समझते हो? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है सभी इंस्टीट्यूशन जो एक डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं उन सब का अलग अलग एक वर्किंग मेथड होता है, उसको अलग अलग तरह से पहले से ही डिफाइन कर दिया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब सबके पावर्स अलग अलग पहले से ही लिख दिए गए। ठीक है, तो इसको देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides the three organs of the state: the legislature, the executive, and the judiciary. To avoid a clash among different organs of the state, the constitution has clearly mentioned the three organs and their powers. In order to ensure a balance between all three organs of the state, each organ acts as a check on the other organs. जैसे तीन अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी और लेजिस्लेचर, तीनों के पावर अलग अलग हैं। पावर का मतलब समझते हो ना, उनके क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या उनके पास में एक तरह से वर्किंग मेथड में क्या क्या उनके पास में शक्तियाँ हैं, उन सब के बारे में पहले से लिख दिया गया, जिससे कि उनमें अलग अलग तरह से कन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो। जैसे अगर कोई लेजिस्लेचर कोई अगर एक्ट अगर कोई पास करता है, ठीक है, एक्ट पास करेगा तो उसको चेक करने का कि ये एक्ट राइट है कि रॉन्ग है, मतलब ये सही है कि ये गलत है। इसलिए जुडिशरी को कुछ पावर्स दिए गए कि आप जो है बनाते वक्त एक एक्ट बन रहा है जब लेजिस्लेचर में, तब आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन बनने के बाद आप उसको चेक कर सकते हो कि ये राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो ये पावर दी गई जुडिशरी को कि चेक करो कि ये सही है कि नहीं है। अगर जुडिशरी ने उसको मोहर लगा दिया कि हाँ ये ठीक है, सही है, इसको अप्लाई करो, तो अप्लाई करने का काम किसका? एग्जीक्यूटिव्स का। अब एग्जीक्यूटिव उसको सही से अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वहाँ पे फिर से जुडिशरी अपना रोल प्ले करती है कि वो रूल, वो जो एक्ट जो है वो सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा। इस तरह से अलग अलग जो पावर है अपने अपने काम जो है वो अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे उसमें चेक्स एंड बैलेंस पहले से रखा गया है। मतलब कि एक दूसरे को वो काम को डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वो एक दूसरे के काम को परख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें फीचर है वो है ए सेकुलर स्टेट। सबसे डेमोक्रेसी में जो सबसे अच्छा एक फीचर जो होना चाहिए वो है सेकुलर स्टेट। मतलब स्टेट का कोई पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं होना चाहिए। स्टेट का कोई पर्टिकुलर धर्म होगा तो वो एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करेंगे, आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में इतने तरह के जो अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन अगर एग्जिस्ट करते हैं, उन सब में क्या होगा, राइवलरी होगी, एक दूसरे में दुश्मनी पैदा होगी। इससे बचने के लिए इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सोचा, जब बनाने वाले थे उसको, तो उन्होंने सोचा कि इंडिया जो है उसको सेकुलर स्टेट बनाया जाए। लेकिन उस वक्त इसके ऊपर राय नहीं रखी गई, मतलब डिस्कशन तो हुआ लेकिन वो एक कंसेशन जो होते हैं ना, मतलब एक मत उसके ऊपर नहीं बन सका। तो ये जो सेकुलर स्टेट का जो एक तरह से जो मेथड है, इसको बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट करके। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रियम्बल में आप देखोगे ना तो सेकुलर स्टेट की जो फीलिंग है वो आपको दिखेगी अलग अलग जगह पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी ए सेकुलर स्टेट where all the citizens enjoy equal rights irrespectively of their caste, color, creed, religion, or sex. Anybody in India can practice any religion. The state has no religion on its own. Everybody is equal before law and enjoys equal rights no matter to whichever faith, color, caste, and sex he or she belongs.
इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं देखा जाता कि उसका कलर क्या है, गोरा है, काला है, कास्ट क्या है, छोटी कास्ट है, बड़ी कास्ट है, जो अक्सर बोला जाता है। वैसे छोटी बड़ी कास्ट कोई ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी मानते हैं उस सोसाइटी में। तो ये किस पर्टिकुलर कास्ट से है, ये भी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इक्वल माना गया सभी कास्ट को। क्रीड मतलब कौन से वंश से है, रिलीजियन कौन से धर्म से, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, तो ये सारे धर्म कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब इक्वल है। सेक्स मतलब महिला है या पुरुष है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, ये इंश्योर किया गया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, उस वक्त इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर सहमत नहीं थे सभी लोग। किसी का बोलना था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, किसी का बोलना था कि सेकुलर होना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जब अमेंडमेंट किए गए तो 42nd नंबर अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1970 आई थिंक 76 या 74, 1976 आई थिंक। तो ये इस वक्त जो है इसको ऐड किया गया अपने प्रियम्बल में। ओके, नेक्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर है वो है ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि कल्याणकारी राज्य, सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। जैसे आपने देखा होगा कि अपने अलग अलग अपने अलग अलग स्टेट हैं, वो पर्टिकुलर स्टेट को ध्यान में रखते हुए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं मतलब स्कीम्स, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। अप्लाई कौन करेगा, इसको अप्लाई करने का काम स्टेट्स का होता है, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स का होता है। आयुष्मान भारत में क्या है कि मतलब सभी परिवार के लोगों को मुफ्त में इलाज किया जाता है। ये एक स्टेट का आप बोल सकते हैं ड्यूटी है, पर्टिकुलर स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ रखे। आपने सुना होगा कि राशन मिलता है सभी को, जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं उनको, बिलो पॉवर्टी लाइंस जो फैमिलीज़ हैं उनको राशन दिया जाता है मंथली। क्यों? क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो सभी को इक्वल ट्रीट करें, कोई भी खाने की वजह से जो है वो भूखा ना रहे, ठीक है। तो इस तरह के वेलफेयर स्टेट की जो आइडियोलॉजी है इसको भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। द गवर्नमेंट्स मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओनली टू सेव सिटीजन्स फ्रॉम internal dangers and external invasions, but also to look to their general welfare. As far as possible, it should provide the adequate means of livelihood to all its citizen, encourage equitable distributions of the wealth and prevent concentration of the wealth in a few hands, look after the health of the citizens, provide employment to everybody, promote agriculture and cottage industry and encourage international cooperation। ये सारे काम जो है एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए, मतलब कि वो अपने नागरिकों के लिए बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, सभी को इक्वली बांटे। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास में तो बहुत सारी संपत्ति है और बाकी जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, या फिर बाद में उनके पास पैसा नहीं है, जो छोटी छोटी जो बेसिक नीड्स हैं वही वो पूरा नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में तो ये चीज़ें जो है अभी कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और बाकी लोग जो है एक तरह से सर्वाइव ही कर पाते हैं। तो ये चीज़ तो अभी 100% तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो वेल्थ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि पैसों का और धन का जो एक तरह से एक जगह पे इकट्ठा होना, मतलब कुछ लोगों के पास इकट्ठा होना, ये ना हो, ये इंश्योर किया गया है। इसीलिए सभी को सभी तरह के वर्क करने की छूट दी गई है कि कोई भी लोग पीपल वो अपने हिसाब से अपना बिजनेस या फिर अपना जो लाइवलीहुड का जो मीन्स है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। इससे क्या है कि जैसे मैंने बताया कि सभी को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिले, इसको इंश्योर किया जाए। एग्रीकल्चर और बाकी जो कॉटेज इंडस्ट्री या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मतलब कि अलग अलग देशों से जो व्यापार होता है तो उसमें एक तरह से सहयोग हो। इन सब
चीज़ों को इंश्योर करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में देखना चाहता है। देखो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का आपको एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा कि इंडिया जो है वो बहुत सारी कंट्री में अलग अलग तरह के रिलीफ कई मिशन जो है उनको भेजता है। जैसे अगर कहीं पे कोई, हाँ एग्जांपल देखो, नेपाल में जब भूकंप आया 2013 में, तो उस वक्त इंडिया ने बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहाँ पे रिलीफ वर्क जो है वो किया। यहाँ से राशन भेजा, यहाँ से दवाइयाँ भेजी, और भी तरह के असिस्टेंस जो है वो नेपाल को दिए गए। ऐसे ही इससे पहले एक बार मालदीव जो है वहाँ पे भी इस तरह का एक ट्रेजेडी हुई थी। वहाँ पे क्या है कि वाटर को प्यूरीफाई करने की जो मशीनें हैं वो ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे एक तरह से ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई कट गया था, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे लोग एक तरह से प्यास से मरने की सिचुएशन में आ गए थे। तो इंडिया जो है सबसे पहला कंट्री था जिसने वहाँ पे अपने यहाँ से शिप में पानी भर के वहाँ पे पहुँचाया। अलग अलग तरह की जो असिस्टेंस है वो इंडिया लगभग हर कंट्री में करता रहता है। जैसे अफ़गानिस्तान, उसमें भी इंडिया ने बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट या फिर ऐसे जो रिलीफ जो वर्क है वो किए हैं। तो इससे क्या है कि इंडिया जो है एक वेलफेयर स्टेट के रूप में अपने आप को देखता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ के नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं कि जिनके बिना जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से परफॉर्म हो ही नहीं सकती, मतलब ऑटोक्रेसी आ जाएगी। तो सबको कुछ कुछ राइट्स जो है वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटेड several fundamental rights to all its citizens. Among these rights, the most important are those of equality, liberty, freedom of religion, cultural and educational rights, right against exploitation, right to constitutional remedies, etc. These rights are inviolable and are बाइंडिंग बोथ ऑन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव्स। मतलब कि ना तो इनको लेजिस्लेचर हटा सकता है, ना ही इनको एग्जीक्यूटिव सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि ये राइट जो है ये कोई इनसे नहीं छीन सकता यहाँ के नागरिकों से, ठीक है। और राइट्स जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए राइट्स वो अलग अलग तरह के राइट्स हैं। आगे आने वाली क्लासों में आप पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि मतलब सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, इसके लिए राइट है। तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 उसमें ये बात की गई है। आर्टिकल नंबर 17 उसमें ये बात की गई है। आर्टिकल नंबर जो 19 है उसमें फ्रीडम की बात की गई है कि सभी लोगों को एक तरह से कहीं पे भी घूमने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच, इस तरह की। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स मतलब कि कोई भी यहाँ का नागरिक अपने हिसाब से किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है। उसको इस आधार पे नहीं एडमिशन के लिए नहीं मना किया जाएगा कि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से है या फिर किसी पर्टिकुलर वो रिलीजन से है। तो इस तरह के राइट्स दिए गए हैं। जो कल्चरल जो राइट्स है उसमें अपने अपने हिसाब से अपने कल्चर को सहेज के रखने की या फिर उसको प्रमोट करने की आज़ादी है। एक्सप्लोइटेशन से लड़ने के खिलाफ भी राइट्स अपने को दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 उसमें बोला गया है कि कोई भी आपको बिना पैसे के आपको काम नहीं करवा सकता और काम करने के कुछ बेसिक जो कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी पर्टिकुलर लेबर्स को, ठीक है। तो उसमें एक्सप्लोइटेशन के बारे में मना किया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, आर्टिकल नंबर 32, इसमें खुद ने ये बोला है कि खुद उस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अगर ये सारे राइट्स अगर किसी से छीने जाते हैं तो ये भी राइट है कि वो जो पर्टिकुलर जिसका राइट छीना गया है वो पर्टिकुलर पीपल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, ये बोलते हुए कि मेरे राइट्स का वहाँ पे वायलेशन किया गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज़ बनता है, सबसे पहली ड्यूटी उसकी ये बनती है कि वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सुने, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे जो राइट्स हैं वो यहाँ के पीपल्स को दिए गए और ये बाइंडिंग है, मतलब इनको कोई हटा नहीं सकता। हाँ स्वीट, डाउट पूछो अपना। सर ये जो सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अपना, तो वो बहुत से पीपल्स ने मिलकर बनाया, जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी नहीं थे बेटा ऐसे। इसमें।
हाँ, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू हम्म। ऐसे। सर उन्होंने इतना आगे का कैसे सोच ये सब कुछ, मतलब इसीलिए तो बेटा वो, कैसे बनाया उन्होंने? हाँ इसीलिए तो वो जो है उनको अपन महान एक तरह से पर्सनालिटी बोलते बोलते हैं। इसीलिए तो आज उनको याद करते हैं सभी लोग। सर उनको पता था कि ऐसा होगा, आपने आगे उन्होंने जाकर ये क्या जैसे क्या। हर सिचुएशन के बारे में सोचना, बहुत आगे तक सोचना कि अगर ऐसा होगा तो इसका ऐसा अपन उपाय करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो इसको इस तरह से अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी चीज़ें पहले से वो डिस्कस किया गया, वो असेंबली थी एक पूरी, उसमें अप्रोक्सीमेट 295 के आसपास मेंबर्स थे। और ये सारे मेंबर्स मिल के एक जगह बैठते थे, जो अपनी पार्लियामेंट है ना अभी, उसी बिल्डिंग की यस बात है। सर। तो वहाँ पे बैठते थे और वो डिस्कस करते थे कि अगर इस तरह से अगर कोई काम होगा तो इसमें ये अड़चनें आएंगी, तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो पहले से उन्होंने ये चीज़ें सोच के लिख दी गई है। इसीलिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा हो गया कि सबके आइडिया को उसमें इंक्लूड किया गया। चलो यस सर। नेक्स्ट देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे जो बेस्ट जो ब्यूटी है वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म है, बोलते क्या है इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे ऑर्डर बोल सकते हो, ऑर्डर की फॉर्म में कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए डीपीएसपी के अंडर, जिसमें ये बोला गया है कि अगर इंडिया को फिर से वो सोने की चिड़िया और एक मतलब कि कल्चरल आइडेंटिटी वाला एक राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो डीपीएसपी वहाँ पे एक तरह से कुछ आर्टिकल्स में इंक्लूड किए गए। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक वो बातें लिखी गई है। मैं आपको यहाँ पे वो बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको उसमें क्या क्या बोला गया। जैसे एक आइडियल स्टेट क्या होगा? एक आइडियल स्टेट ऐसा होगा कि जहाँ पे सभी को मुफ्त में क्या मिले, एजुकेशन मिले। ठीक है, मतलब एजुकेशन के लिए उसको पैसा खर्च ना करना पड़े और सबको बेस्ट एजुकेशन मिले। तो ये बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। डीपीएसपी में क्या लिखा गया है कि सभी पेरेंट्स का ये एक तरह से ड्यूटी है कि सॉरी एक स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो सबको 14 ईयर्स से तक के जो बच्चे हैं उन सबको फ्री और बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में देखते हो ना मुफ्त एजुकेशन, आरटीई। गवर्नमेंट स्कूल में देखते हो ना मुफ्त एजुकेशन, तो वो इसीलिए प्रोवाइड करवाई यस जाती सर। है क्योंकि वो अपने डीपीएसपी में लिखी गई है। अपने डीपीएसपी में ये भी लिखा गया है कि एनवायरनमेंट का एक तरह से प्रोटेक्ट करें, और जो एनिमल्स हैं, चाहे वो गाय है या फिर कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर वगैरह, तो उनको प्रोटेक्ट करे। तो इसके लिए अलग अलग रूल्स बने, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, उसमें अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि लोगों को नशे की चीज़ों से दूर रखें। मतलब स्टेट जो है ये प्रमोट नहीं करेगा कि वाइन शॉप हो, दारू की दुकानें हो और तंबाकू वगैरह बिके, लेकिन फिर भी इसके ऊपर सर काम अभी तक करना बाकी है। ठीक है, कुछ स्टेट इसके ऊपर काम कर लेकिन चुके हैं, लेकिन कुछ स्टेट इसके ऊपर अभी भी काम नहीं किए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब ये इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये जो डीपीएसपी है ना, ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट के ऊपर। मतलब कि ये करे ना करे ये स्टेट की मर्जी के ऊपर है। अगर स्टेट को अच्छा लगेगा तो वो ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी थी जो मैं आपको बता दिया। देखते हैं इसमें क्या क्या है। दीज प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव डायरेक्शन टू द स्टेट टू अचीव द फॉलोइंग एम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वो क्या क्या हैं देखते हैं। देयर एम इज टू सिक्योर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस टू ऑल द पीपल। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मतलब कि मतलब सभी के पास में इक्वल वेल्थ हो, सभी के पास में जो अर्निंग जो सोर्सेज हैं वो इक्वल हो, सभी के पास में वेल्थ इक्वल हो, वेल्थ मतलब धन इक्वल हो। दे ट्राई टू इंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी फॉर ऑल द पीपल। मतलब कि वही बात कि सबके पास में इक्वल राइट्स हों धन अर्जित करने के। और सोशल इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस का मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि इसमें कोई किसी को, वेट ए मिनट, देखो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसमें जो है सभी के इक्वल राइट होंगे और सभी को अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने की आज़ादी होगी, कोई भी ऐसा प्रोफेशन। ठीक है,
तो इसमें ऐसे नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अगर पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई बिजनेस है जो एक, मतलब ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर कोई आदमी है उसको तो मना कर दिया, कोई रिलीजन से रिलेटेड है, और कोई दूसरा रिलीजन से है तो उसको वो अलाउ किया गया। ऐसा नहीं है, मतलब सब इक्वल है यहाँ पे। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेट जो है किसी को रोकेगा नहीं, अगर रोकेगा तो वो सबके लिए मनाही है, और अगर वो प्रमोट करेगा तो सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कुछ यहाँ पे प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट है द एम टू प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अपना इंडिया जो है वो यहाँ से अलग अलग जो कंट्रीज है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन चलती रहती है, तो वहाँ पे अपने यहाँ से सोल्जर्स को भेजते हैं वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले, लगभग साल 1.5 साल पहले अफगानिस्तान में कन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, तो वहाँ पे अपने पीस कीपिंग मिशन के थ्रू अपने इंडिया से भी बहुत सारे जो सोल्जर हैं वो वहाँ पे जाते थे। अफ्रीका में अक्सर इस तरह के मिशन चलते रहते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में वहाँ पे ऐसे अपने यहाँ से जो है सिपाही या फिर जो फौजी हैं वो भेजे जाते हैं, और वो वहाँ पे पीस कीपिंग का एक तरह से काम करते हैं। द एम टू स्टेबलाइज द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। वेलफेयर स्टेट मैंने बता दिया कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए इंडिया को इस तरह से ये DPSP यहाँ पे लिखे गए हैं कि इंडिया जो है एक तरह से सभी के लिए इक्वल, सभी को चीज़ें जो है प्रोवाइड करवाए, चाहे वो वेलफेयर की चीज़ें हो, जैसे कि खाना हो, बेसिक नीड खाना है, मकान है, घर, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की बात यहाँ पे कही गई है। लाइवलीहुड मतलब कि जैसे सभी को लगभग, जैसे आपने देखा होगा कि कोई फीमेल टीचर है, कोई फीमेल टीचर है, तो वो अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाते हैं तो उनकी सैलरी मेल टीचर से कम रखी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये DPSP में बोला गया है कि अगर कोई काम, अगर चाहे वो मेल कर रहा हो चाहे वो फीमेल कर रहा हो, तो इक्वली उसको एक तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वल उनके वेजेज होने चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए फिर कि ये महिला है या ये पुरुष है, या फिर इसमें कुछ मतलब कि ये इस पर्टिकुलर रिलीजन से है इसको ज़्यादा, और पर्टिकुलर रिलीजन को कम पैसा दिया जाए। तो ये सारी बातें DPSP में लिखी गई है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें तो इसमें ऐसे है जो अप्लाई कर दी गई है, और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी अप्लाई करना बाकी है, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, और यहाँ पे सबसे लास्ट आप बोल सकते हैं, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसका मतलब है यहाँ के जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे जो लोकल कोर्ट्स आते हैं, वो सारे कोर्ट्स जो हैं, मतलब जो ये जो जितने भी जुडिशरी के जो ऑर्गन्स हैं, इनको इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए पावर्स दी गई हैं। इनके वर्क में कोई भी बीच में कोई भी अपना मतलब कि इन्फ्लुएंस नहीं दिखा सकता। आपने देखा होगा कि अक्सर सुना होगा आपने ये बात कि राजनेता वगैरह जो होते हैं, जैसे MP MLA या फिर कोई मिनिस्टर, वो क्या करते हैं कि हर चीज़ में अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। सुना होगा आपने ये। लेकिन जुडिशरी एक ऐसी चीज़ है, मतलब कोई भी अगर जज है, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि जज से किसी ने बदतमीजी की, या फिर जज के ऊपर किसी ने प्रेशर डाला कि आप इस तरह का डिसीजन दीजिए। क्योंकि जुडिशरी जो है ना अपनी यहाँ की, वो बहुत फ्रीडम से काम करती है। यहाँ पे किसी भी जुडिशरी के कोई भी ऑर्गन के ऊपर किसी भी, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं चलती है। अगर जुडिशरी ने ये बोल दिया ना कि प्रेसिडेंट को ये करना चाहिए या फिर प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए, तो भी वो एक तरह से सबसे ऊपर होगा। तो जुडिशरी अपने यहाँ पे सबसे ऊपर है। अगर उन्होंने कोई बात बोल दी, मतलब बोल दी, वो अब सबको माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो सर इसको सर जुडिशरी बहुत ऐसा सोच समझ के वो देती है ना, सोच समझ के बोलती है बहुत, जुडिशरी जो है यहाँ पे रूल्स इंडिया में वगैरह। बहुत सोच समझ के काम करते हैं, और वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं। सोच समझ के काम करने का मतलब है कि वो हर एस्पेक्ट को देखते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर कोर्ट में एक ऐसी
एक मूर्ति होती है हाथ में तराजू लिए हुए, जिसकी आंख के ऊपर पट्टी होती है। So, तो इसका मतलब ये होता है कि आंख के ऊपर पट्टी का मतलब ये नहीं कि अंधे में वो मतलब कि कुछ भी जजमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि उनके सामने सब इक्वल है और वो सिर्फ फैक्ट के हिसाब से जो है जजमेंट देते हैं, किसी के फीलिंग के हिसाब से वो जजमेंट नहीं देते, जो फैक्ट है वो उनको देखते हैं। ठीक है, yes, sir. चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या क्या है इसमें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया. It was very necessary for safeguarding the fundamental rights of the citizens as well as for deciding various disputes between the center and states, between different states, and even between different organs of the government. It acts as the guardian of the citizens' rights. मैंने बताया था ना कि अगर राइट्स का अगर कोई हनन करता है, मतलब राइट्स को कोई अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसीलिए गार्जियन बोला गया सुप्रीम कोर्ट को। सिटीजन जो राइट है उनके गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इन ऑर्डर टू मेक द जुडिशरी इंडिपेंडेंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बीन मेड। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो कैसे इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या ऐसे प्रोविजन किए गए कि जिससे इंडिपेंडेंट है? तो सबसे पहले इसमें प्रोविजन ये किया गया है कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, मतलब कि जो जज होते हैं ना उनको ऐसे ही कोई रिमूव नहीं कर सकता उनके पोस्ट से, हर कोई उसको रिमूव नहीं कर सकता। एक जज को रिमूव करने के लिए स्पेशल एक तरह से जो सेशन है वो बुलाया जाता है और उसमें मेजोरिटी से उसको पास करना ज़रूरी होता है। जैसे मेजोरिटी से मतलब कि 2/3 उसमें मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके वो जज को रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे नहीं अपॉइंट किया जा सकता है डायरेक्ट, लेकिन रिमूवल के लिए उसमें स्पेशल एक तरह से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। The judges have the judges have sometimes to give decisions against the government, which can be quite embarrassing. As such, they have been given full security of service. Only in the event of a gross misbehavior, acting against the provisions of the Constitution, corruption or misuse of office, can be a judge be removed from service by means of an impeachment by the parliament. ये तो impeachment का जो मोशन है ना, मतलब ये जो impeachment का जो एक तरह से बिल है उसको पास करने के लिए भी 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट उसको हटा सकती है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते। पार्लियामेंट में जाएगा कि हाँ इन पर्टिकुलर जज को हटाना है, और जज को हटाने के भी ओनली तीन बेसिक उसमें बेसिस जो है वो गिवन है। सबसे पहला क्या है कि अगर वो जज पर्टिकुलर जज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करे, या फिर वो करप्शन में लिप्त हो, या फिर वो अपने ऑफिस मतलब कि अपने पावर्स का मिसयूज करे, तब ही उनको हटाया जा सकता है अपनी पोस्ट से, नहीं तो नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जुडिशरी जो है कई बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फैसले देती है। तो कई बार होता है ना कि गवर्नमेंट जो है ना ऐसे ना हो कि वो जुडिशरी से चिढ़ के उनको हटा दे, ऐसा ना हो, इसीलिए ऐसे प्रोविज़न जो है किए गए। ओके, नेक्स्ट प्रोविज़न देखो इसमें, सिक्योरिटी ऑफ पे एंड अलाउंसेस। इसका मतलब कि जो जुडिशरी में जो भी लोग काम करते हैं, जो जज होते हैं या फिर उनके जो स्टाफ होते हैं, उन सबको पे और अलाउंसेस का मतलब कि उनको जो पेमेंट मिलता है उसका एक तरह से सिक्योरिटी उनको रखी गई है कि उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। जब तक वो उस पोस्ट पे हैं तो उसमें कोई कटौती, किसी भी प्रकार की कमी जो है वो नहीं की जाएगी। बढ़ा सकते हैं सैलरी को लेकिन कम नहीं कर सकते। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक ए जज डेसिट फ्रॉम द accepting bribes or falling prey to any financial temptation, they have been given handsome salaries besides many allowances and other facilities. इसके साथ ही जो जज होते हैं उनको एक तरह से कि वो ब्राइब ना ले, कि पैसे की कमी उनके पास में ना हो, इसलिए उनको अच्छी खासी उनकी सैलरी होती है। सैलरी के अलावा भी उनको बहुत सारे पर्क्स जो है वो गिवन होते हैं। जैसे उनको अलग अलग तरह के अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन का कोई बिल नहीं आता, बिजली का कोई बिल नहीं आता, रहने के लिए घर दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, काम करने के लिए उनके पास में वर्कर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको पहले से दी जाती है जिससे कि वो ब्राइब्स के चक्कर में ना आए, उनके पास में एक तरह से अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट के थ्रू उनके पास में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें इंडिपेंडेंट प्रोसीजर ऑफ कोर्ट।
इंडिपेंडेंट प्रोसीजर मतलब ये है कि कोर्ट की जो प्रोसीजिंग होती है ना, तो उसमें कोई भी बाहर से इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना तो कोई पॉलिटिशियन ना ही कोई आम नागरिक। तो इसमें क्या है कि अगर कोई इंटरफेयर करता है तो कोर्ट उसको बीच में से ही उसको मतलब कंटेम्प्ट उसको लगा सकते हैं। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि उसको दोषी पाके और उसको सजा दे सकते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई जैसे अलग अलग तरह के जुर्माना वगैरह लगा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोसीजर्स ऑफ वर्क एंड देयर स्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब जो कोर्ट है वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, उसके अंदर किसी का बाहर से कोई इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ये सबसे बेस्ट है। नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट मतलब ऐसे ना हो कि जजमेंट में, जैसे कोई जज है, अब उनको जो है ना मतलब बाकी चीज़ें तो सारी आपने मना कर दी, लेकिन ऐसे है कि फ्यूचर में जब वो रिटायर होंगे, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तब तक तो उनको अलाउ नहीं है। अगर वो रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट के बाद में उनको कोई लालच ना दिया जा सके कि आपको हम पर्टिकुलर ये कंपनी का सीईओ बना देंगे, या हम ये बना देंगे, आपको इतना पैसा आपको दे देंगे। तो वो चीज़ें उसमें रिटायरमेंट के बाद में ना हो, इसलिए जजमेंट में पहले जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले से लिखा गया है कि जो जज होते हैं ना वो रिटायरमेंट के बाद में कोई भी जजमेंट से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उसमें काम नहीं कर सकते आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक ए जजेज impartial, they have to be, they have not been be sorry they have not been allowed to practice after retirement। मतलब उनको रिटायरमेंट के बाद में जजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करने से उनको मना किया गया। नेक्स्ट है फ्री डिसीजंस एंड डिक्रीज। इसका मतलब है कि वो अपने जजमेंट में अपने जो उनके जो एक तरह से वर्डिक्ट्स होते हैं उसमें वो फ्री हैं, वो जैसा प्रोसीजर में लिखा गया उस हिसाब से कोई भी वर्डिक्ट दे सकते हैं। द जजेस आर फ्री टू अनाउंस देयर डिसीजंस एंड डिक्रीज इन देयर कोर्ट्स विदाउट एनी डेंजर टू देयर पर्सनल देयर पर्सन, प्रॉपर्टी एंड और फेम। मतलब वो अपने हिसाब से कोई भी जजमेंट दे सकते हैं बिना किसी डर के कि उनको बदनाम किया जाएगा या फिर उनके ऊपर कोई अटैक करेगा या फिर मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको नुकसान पहुंचा जाएगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए उनको पहले से इस तरह की जो फ्रीडम है वो पहले से गिवन है, और इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट्स के जो जज हैं वो बिल्कुल फ्री होकर काम करते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, और ना ही उनको किसी तरह का कोई लालच रहता है कि आपको फ्यूचर में कोई चीज़ आपको ऐसे दी जाएगी। बट आजकल के जो गवर्नमेंट है इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियल में हो क्या रहा है आजकल। पहले नहीं था ये, लेकिन वर्तमान में ऐसी सिचुएशन हो रही है कि गवर्नमेंट का जो मतलब एग्जीक्यूटिव्स का जो है इन्फ्लुएंस जुडिशरी में बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का रिलेटेड जो जजमेंट है वो जो अपने चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई थे उन्होंने दिया था, और उसके बाद में जजमेंट के कुछ दिनों बाद में ही उनको राज्यसभा में एमपी बना दिया गया। तो ये एक तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरह की, और दूसरी तरफ उनको लालच दिया गया एमपी की सीट का। हो सकता है कि लालच हो या हो सकता है कि ये उनकी काबिलियत के आधार पर उनको दिया गया हो, लेकिन ये चीज़ें गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको एक कूल ऑफ पीरियड दिया जाना चाहिए। मतलब कि इतने पर्टिकुलर 2 साल 3 साल इतने टाइम तक वो रिटायरमेंट के इतने टाइम तक कम से कम कोई भी गवर्नमेंट की जो पोस्ट है या फिर किसी भी तरह की जो पोस्ट है जो गवर्नमेंट उनको देती है वो उनको नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अलग तरह का एक जुडिशरी में जो एक पर्टिकुलर जो लोगों का विश्वास है वो एक तरह से बना रहेगा, और वो जो विश्वास है उसी के आधार पे जो है जुडिशरी आज भी फ्रीडम से काम कर रही है। ठीक है, तो एक ये बात जो थी वो आपको बताने लायक थी। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है ये समझ में आया होगा। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपने जानी होगी। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और सिर्फ ये एक चैप्टर में आप इसको नहीं समझ सकते। आगे आने वाले क्लासेस में आप उसके बारे में और जानोगे, कितने उसमें आर्टिकल्स हैं, क्या आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्या प्रोसेस है आर्टिकल को ऐड करने का, अमेंड करने का। तो ये सारी चीज़ें आप आगे वाली क्लासों में देखोगे। फिलहाल आपको मैंने बेसिक बताया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। देखो असाइनमेंट नंबर 4 है, असाइनमेंट नंबर 1 2 3
इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको उनको रीड करना है और लर्न करना है। असाइनमेंट नंबर 4, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चन है। इनको एक एक करके अपन अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें सेक्शन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे इनको? फादर ऑफ, नहीं नहीं आपको नहीं बताना, मैं ही बताऊंगा क्योंकि ये अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डैश रेफर्स टू द क्रूल एंड अनजस्टिस यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो मैंने आपको जो Tyranny. इम्पोर्टेंट टर्म बताई थी उसमें मैंने बताया था आपको टायरनी, टायरनी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? टायरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रेफर्स टू ए गोल और ए प्रिंसिपल इन इट्स मोर एक्सीलेंट और प्रैक्टिस फॉर्म। तो इसको क्या बोलेंगे? एक परफेक्ट सिचुएशन या फिर एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिस्ट इन इंडिया आर काउंटेड एज। तो बुद्धिस्ट को क्या माना जाता है? कंपेयर करेंगे अपन माइनॉरिटी। हाँ, तो इनको बोलेंगे माइनॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स आर द एग्जीक्यूटिव्स, सॉरी पहले लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और लास्ट में जुडिशरी। जुडिशरी। नेक्स्ट देखो द इंडियन स्टेट हैज ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो किस तरह की फॉर्म है यहाँ पे? डेमोक्रेटिक। सर एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेटिक फॉर्म है यहाँ पे गवर्नमेंट की। नेक्स्ट देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज डेज फॉर ऑल सिटीजन्स। क्या गारंटी देता है यहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स की भी गारंटी देता है और यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसको आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे सबको एक तरह से वोटिंग राइट्स है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, तो फिलहाल आप इसमें आप ये डाल सकते हो फंडामेंटल राइट्स। क्या? फंडामेंटल राइट्स। चलो नेक्स्ट देखो अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स। क्या क्या मना करता है? देखो इसको, चाइल्ड लेबर। सबसे पहले तो ट्रैफिकिंग, सबसे पहला इसमें क्या आएगा? ट्रैफिकिंग। सेकंड आएगा इसमें फोर्स्ड लेबर, मतलब कि जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते आप। और नेक्स्ट इसमें एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ द एज। 14 ईयर से कम एज के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए उन्होंने डिमांड रखी थी। और किसने रखी थी सबसे पहले? एम.एन. रॉय। अगर क्वेश्चन पूछे कि ये 1934 में किसने डिमांड रखी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बेटा वही कांग्रेस है जो आज आप देखते हो ना, राहुल गांधी वाली। तो इन्होंने डिमांड रखी थी क्या? एम.एन. रॉय। की नाम क्या था उस वक्त? एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय। और क्या डिमांड रखी थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि आप हमको इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दीजिए। ओके चलो नेक्स्ट इसमें सेक्शन है ट्रू एंड फॉल्स। देखते हैं क्या क्या है इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। राइट और रॉन्ग? फॉल्स। फॉल्स। आपको जान के हैरानी होगी कि मोहनदास करमचंद गांधी जो कि अपने फादर ऑफ नेशन है, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
एक तरह से थे ही नहीं, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था, वो बाहर से इसको सपोर्ट कर रहे थे, ना कि उस असेंबली में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है कि नहीं है इसमें फंडामेंटल राइट्स? ट्रू तो ये है ट्रू। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन फोर्स ऑन 15 अगस्त 1947। सर फॉल्स ये आएगा फॉल्स, क्यों? क्योंकि इसको कब फोर्स में लाया गया? 26 ऑफ जैन 26 जनवरी जनवरी 1950। ओके। यस The third significant purpose of the Constitution is to save us from ourselves। क्या ये राइट है कि रॉन्ग है? फॉल्स फॉल्स ट्रू अरे बेटा ये यहाँ पे ट्रू है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो चीजें लिख दी गई है, मतलब कि वो अपने लिए ही तो लिख दी गई है, मतलब अपने में से ही तो कोई चीज कोई जो पीपल होंगे वो इन पावर्स का यूज करेंगे, तो वो मिस यूज ना करे, इसलिए वो सारी चीजें पहले से लिख दी गई है। ठीक है। ओके नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन इज द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं है? फॉल्स फॉल्स डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए तो लिखा गया चीजें, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, ए सेकुलर स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। राइट स्टेटमेंट या रॉन्ग? ट्रू ये ट्रू है। अपना इंडिया कोई पर्टिकुलर कोई रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है, सब इक्वल है। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड इन ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। राइट या रॉन्ग? सर ट्रू ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को यहाँ पे आज़ादी ज़्यादा है, हिंदुओं को कम है। बीच में चिल्लाते हो सर, ये सिख भी तो है ना, और वो क्रिश्चियन भी तो है ना। हाँ, सिख है, क्रिश्चियन है, तो क्या सबको ऐसे नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, सब इक्वल है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर आप सिख देख लो, बुद्धिस्ट देख लो, हर तरह के रिलीजन के लोग यहाँ पे इक्वल है। देखो नेक्स्ट, द डीपीएसपी आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर फॉल्स ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है अंडर आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट देखो, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज अडॉप्टेड मच बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। राइट या रॉन्ग? सर इसका मतलब समझे कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स थे आज़ादी से पहले। फॉल्स सर फॉल्स देखो वोटिंग राइट्स तो थे, अपना हाँ, जो लेकिन एक सर तरह वो से सिर्फ एक्ट आया males था को थे, male को थे। 1921 में, ये जो राइट्स हैं वो दे दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन जो अमीर थे उन्हीं लोगों को, सबको नहीं, जो पढ़े लिखे थे उन्हीं लोगों को, सबको नहीं। ठीक है, लेकिन सबको इक्वल राइट्स दिए गए कब? जब इंडिया आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें। नेक्स्ट देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। तो मेजोरिटी से लड़ने के लिए माइनॉरिटी को कुछ राइट्स दिए गए हैं, क्या ये राइट है या रॉन्ग है? ट्रू ये ट्रू है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल नंबर 29 and 30 उसमें बोला गया है True. कि जो माइनॉरिटी है वो अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन को रन कर सकती है। देखा होगा ना आपने मदरसा वगैरह, तो मदरसा क्यों चलते हैं? क्योंकि उनको राइट है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बोला गया है कि आप अपने रिलीजन को बचा के रखने के लिए इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है वो चला सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर सी, मैच करना है अपने को। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएन अच्छा एक बार रुको, अंजनी डाउट पूछो बेटा। सर वो भी आपने नाम लिया ना, वो कौन है? मदरसा, ये मदरसा जो है ये मुस्लिम जो एक रिलीजन है, सॉरी इस्लामिक जो रिलीजन है उसको प्रमोट करने का इंस्टीट्यूशन होते हैं। जैसे वहाँ पे ना सिर्फ रिलीजियस शिक्षाएं दी जाती है, एजुकेशनल दी जाते हैं, बल्कि जो अपने प्रोफेशनल जो एजुकेशन है ना वो भी दी जाती है। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे आश्रम वगैरह होते हैं, आश्रम सुने आपने? हिंदुइज्म में जो आश्रम होते हैं ना, तो वैसे ही वो इस्लामिक एक तरह से रिलीजन में वो क्या है, आश्रम है उनके, तो उनको क्या बोलते हैं, मदरसा। गुरुकुल जैसे होते हैं ना अपने यहाँ पे, तो जैसे गुरुकुल होते हैं तो वैसे गुरुकुल की जैसे वो क्या है, मुस्लिम रिलीजन में आश्रम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैच करो इसको, कहाँ से ये आएगा?
सर ये रहा वो सर 5th नंबर वाला। हाँ वही फिफ्थ नहीं है वी बेटा, वाला। ये वी है। नेक्स्ट देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैसे मैच करें इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था इसको, ऐसे मैच करो इसको। ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं नहीं देखो इसमें आप इसको देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी 1946, उसमें जो है ये लोग थे अप्रोक्सीमेट, इसमें पहले 395 के आसपास थे, और फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, अपने यहाँ से पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसके बाद इसमें कितने मेंबर रह गए 295 के आसपास, तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट 300 पीपल का ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया कब बनाया जाता है 15 अगस्त 15 अगस्त 1947। स्कूल को देखो किससे जोड़ेंगे, टीचर्स, टीचर्स स्कूल को जोड़ेंगे टीचर से। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। एमजी रिपब्लिक डे 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। ओके चलो कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। पंचायती राज, तो ये क्या है, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट ऑप्शन, ईयर ऑफ हाँ गवर्नमेंट थर्ड ईयर ओपिनियन, मतलब कि इसमें सेंटर स्टेट और फिर बाद में पंचायती राज। नेक्स्ट देखो द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट Right. अगेंस्ट एनीवन राइट टू इक्वालिटी इन Right मैटर्स to ऑफ एम्प्लॉयमेंट। equality. इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट टू इक्वलिटी। वी हैव राइट टू एक्सप्रेस आवर क्या, फ्रीडम राइट टू फ्रीडम कल्चर राइट टू फ्रीडम। टू फ्रीडम माइनॉरिटीज हैव राइट टू प्रिजर्व देयर ओन कल्चर। सर क्यू ऑप्शन किसको बोलेंगे Q इसमें, option. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये राइट है ना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट में लिखे गए हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। सर मल्टीपल ये चॉइस वाले तो क्वेश्चन, पूछ लो सर हमसे। अभी आप बोलते जाओ साथ में। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का जवाहरलाल नेहरू मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो वोट रेफर्स टू ए गोल और ए प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सलेंट और परफेक्ट फॉर्म। सर आइडल आइडल। What refers to the independent people in a democratic form of government? सर सोवेजन Sovereign. Sovereign नहीं बेटा, sovereign. Next देखो by which time had the nationalist movement gained momentum? Nationalist movement मतलब middle आजादी के वाला। लिए लड़ना, उसमें कब, 20th century। सर मिडिल बिगिनिंग या फिर मिडिल। सर मिडिल बिगिनिंग। देखो बेटा इसमें देखो बिगिनिंग से आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा इसकी टाइमलाइन इस तरह से है। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में मुस्लिम लीग बना, और उसी दौरान फिर बाद में 1906 या 7 के आसपास में एक तरह से जब ये मुस्लिम लीग बना ना, तो इसके खिलाफ पूरा देश जो है वो एक इकट्ठा हो गया और बोला कि हमको इस तरह से आप जो है अलग नहीं कर सकते। और जो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश को अलग किया गया था, उसमें ईस्ट बांग्ला बनाया था, तो इसके खिलाफ लोग इकट्ठा हो गए, और यहाँ से फिर बाद में उन्होंने एक तरह से मोमेंट चलाया, अलग अलग उन्होंने क्या मिशन चलाए। लेकिन हाँ, यहाँ से जो अलग अलग तरह के मिशन चले, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट मिशन आया वो 1921 में आया। उसके बाद में ये इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद में आया 1931, इसमें आया था क्या, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। तो इसमें असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से चलते हुए और लास्ट में लगभग 1939 या फिर आप 40 बोल सकते हो, इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत यहाँ से थी, लेकिन उसको बोलते हैं 42 में उसकी मतलब कि पीक था, और इसके साथ में ही फिर बाद में अपने
आज अपने देश को आज़ादी मिली। ठीक है, तो ये कब की बात है? बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद आगे से आगे चीज़ें बढ़ती गई। हाँ, अंजनी डाउट पूछो। सर इंडिपेंडेंस को बांग्लादेश से इनसे अलग किसने किया? लॉर्ड कर्जन नाम से यहाँ पे एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में वॉइसरॉय थे। सर कौन उन्होंने सा वाला? सर कौन जो अपना नाम वेस्ट बोलो। बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पहले एक ही था, तो उसको अलग कर दिया गया था। वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल बना दिया गया था, और फिर बाद में उसका नाम बाद में बदल के बांग्लादेश बना दिया। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो आपको किसने आपके। बनाया था? अरे नहीं सर, इंग्लिश, उसका जो नाम बताओ। ब्रिटिश यहाँ पे जो सबसे बड़े अधिकारी थे जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने किया था। कर्जन। हाँ। अच्छा। चलो नेक्स्ट देखो, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, क्या बोलेंगे, किनको बोलेंगे फादर ऑफ डॉक्टर इंडियन बी आर कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बाबा अम्बेडकर। साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर। तो बी अम्बेडकर है आर वो। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर बाबा साहब अम्बेडकर। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वोज, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ। और यही अपने इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनमें से क्या नहीं है? देखो सर फेडरलिज्म मैंने ऑप्शन बी। पढ़ाया, ऑप्शन बी। ये भी है, सेकुलरिज्म ये भी है, ऑप्शन और बी। सेपरेशन ऑफ पावर ये भी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूएसए में होता है क्या, वैसे है क्या? वैसे नहीं है, अपने यहाँ पे तो नहीं है सर, पार्लियामेंट्री अभी तक फॉर्म तो है। कुछ नहीं है सर। इसकी जगह पे क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। Parliamentary प्रेसिडेंशियल फॉर्म की form। जगह पे क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था, इसके क्वेश्चन अपन ने देखे। सर सेंचुरी मतलब हाँ, जैसे कोई बोलता है ना 20वीं सेंचुरी, सेंचुरी 21वीं का सदी मतलब के हम लोग सेंचुरी का मतलब होता है हाँ, 100 लेकिन ईयर। सर फिर है ना, अपन तो सर 2022 में जी रहे हैं, तो अपन 21वीं सदी के कैसे हुए? देखो 21वीं सदी कैसे होता है, 100 ईयर के जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, तो लगभग देखो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, 0 से स्टार्ट हुआ तो 100 तक, ये क्या है? फर्स्ट सेंचुरी। फिर 101 से 200 तक, ये क्या हो गया? सेकेंड सेंचुरी। ऐसे अगर मैं बात करूं 2000 से लेके 2100, 2000 से 2100, इसको क्या बोलेंगे? 21st सेंचुरी। और अगर 1900 से लेके 2000, इसको क्या बोलेंगे? 20th सेंचुरी। ऐसे। तो अभी अपन किस में जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में। 21वीं सदी में। तो देखो 2000 से लेके 2100 तक जो भी ईयर आएगा उसको क्या बोलेंगे? 21st सेंचुरी।